नबीरोज ने रोनन से कहा कि उसने जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना। रोनन मुस्कुराया और उससे कहा कि उसका समय बहुत सही है। उसने नबीरोज से कहा कि उसने इस जगह पर उसे देखने की उम्मीद कभी नहीं की थी। नबीरोज ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उससे कहा कि उसमें बात करने के लिए बहुत ऊर्जा है। अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ नबीरोज ने रोनन से कहा कि उसे पहले सिला का ध्यान रखना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, हमने विशाल सांप को सिला को घेरते हुए देखा। सिला डर गई। डर से कांपते हुए सिला को एहसास हुआ कि दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसकी ऑरा एक विशाल सांप जैसी दिखती है। उसे एहसास हुआ कि अभूतपूर्व स्वॉर्ड सेंट ही उसके पीछे थी। उसे समझ नहीं आया कि नबीरोज लुहार खाने में क्यों होगी। वो जानती थी कि उसे भागना होगा, लेकिन डर की वजह से उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। नबीरोज ने सिला का मुंह पकड़ा। उसने सिला से कहा कि उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नहीं की जिसकी उसे कल्पना भी नहीं करनी चाहिए थी। अपने चेहरे पर एक भयानक भाव के साथ नबीरोज ने सिला से कहा कि उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया है कि सिला ने उसके शिष्य को चोट पहुंचाई है। ये सुनकर सिला डर गई। वो जानती थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। नबीरोज ने उससे कहा कि वो कुछ भयानक चीजें महसूस करेगी। जैसे ही उसने ये कहा, विशाल सांप ने अपना मुंह खोला और सिला को मानसिक रूप से नष्ट कर दिया। बेहोश होने से पहले सिला ने स्टार से कहा कि वो अपने मिशन को पूरा ना करने के लिए माफी चाहती है। सिला के बेहोश होने के तुरंत बाद नबीरोज ने रोनन से कहा कि उसने बहुत मेहनत की। उसने उससे कहा कि घायलों का इलाज करने के बाद वे स्थिति की सूचना प्रिंसिपल को देंगे। फर्श पर पड़े रोनन ने नबीरोज से पूछा कि क्या वो जगह जहां सिला भयानक चीजों को महसूस करने जा रही है वो रॉडलिन जेल है। नबीरोज ने रोनन से कहा कि वो सही है। उसने उससे पूछा कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। रोनन नबीरोज का जवाब सुनकर डर गया। उसने अपनी पिछली जिंदगी में पहले ही रॉडलिन जेल के बारे में सुना था। रॉडलिन जेल को द फोर्ट्रेस ऑफ स्क्रीम्स भी कहा जाता है। ये समुद्र के बीच में तैरती हुई एक जेल है। यहीं पर साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने वाले अपराधियों को कैद किया जाता है। ये जेल पूछताछ और किसी भी तरह से संस्वीकृति हासिल करने के लिए मशहूर है। रोनन खड़ा हुआ और नबीरोज से उसे सिला की पूछताछ में शामिल होने की इजाज़त देने के लिए कहा। नबीरोज ये सुनकर हैरान रह गई। उसने रोनन से पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने उससे कहा कि वो जेल उसके लिए जगह नहीं है। रोनन ने उसका हाथ पकड़ा और उससे एक एहसान करने की भीख मांगी। उसने उससे कहा कि ये मुद्दा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। नबीरोज रोनन को ईमानदारी से भीख मांगते हुए देखकर हैरान रह गई। सीन बदलता है और हम माइट और पुजारियों को घायल लोगों का ध्यान रखते हुए देखते हैं। हम मारिया, एस्ले और सीटा को घायलों का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करने के बाद थका हुआ देखते हैं। एस्ले ने मारिया से कहा कि अब तक रोनन को वापस आ जाना चाहिए था। उसने मारिया से पूछा कि क्या रोनन को कुछ हुआ है। जैसे ही एस्ले ने यह कहा, रोनन उनसे मिलने आया। मारिया और एस्ले उसे देखकर हैरान रह गए। रोनन ने उनसे कहा कि जब वो दूर था तो उसने सुना कि उन्होंने क्या किया। उसने उन तीनों से कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसने मारिया से कहा कि उसने सुना है कि उसने मदद मांगी थी, जबकि एस्ले और सीटा ने आधे से ज्यादा दबे हुए लुहारों को बचाया। रोनन ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कहीं चोट लगी है। मारिया ने रोनन से कहा कि उसे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। एस्ले ने रोनन से कहा कि वो चोटों से भरा हुआ है। एस्ले के चेहरे पर एक डरा हुआ भाव था। उसने रोनन को बैठकर इलाज करने के लिए कहा। रोनन ने एस्ले से उसके बारे में चिंता ना करने को कहा। उसने एस्ले से कहा कि वो ऊपर आते समय पहले ही इलाज करा चुका है। उसने एस्ले से आराम करने को कहा। रोनन ने एडविन और सिला के शरीर को अपने चेहरे पर एक खतरनाक भाव के साथ देखा। उसने कहा कि उसे कुछ काम करने हैं। कुछ घंटों बाद रोनन, नबीरोज और कुछ सैनिक एक चट्टान के किनारे पर खड़े थे। इस चट्टान को ग्रिंगो फॉरेस्ट की चट्टान कहा जाता है। ये रॉडलिन के रक्षक दलों के लिए एक मिलन स्थल है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद रॉडलिन के रक्षक दल की यूनिट आ गई। रक्षक दल एक उड़ते हुए ग्रिफिन पर आया जिसके पीछे एक गाड़ी बंधी हुई थी। जब ग्रिफिन जमीन पर उतरा तो रॉडलिन के सदस्य नबीरोज से मिलने के लिए तुरंत बाहर निकले। रक्षक दल के सभी सदस्यों ने अपने चेहरे छिपाने के लिए एक भयानक कौवे का मुखौटा पहना हुआ था। एक आदमी आगे बढ़ा और नबीरोज से कहा कि उन्हें साम्राज्य का बुलावा मिला है और वे अपराधियों को ले जाने के लिए आए हैं। अपराधियों के शवों को देखते हुए नबीरोज ने आदमी से कहा कि एडविन में लगातार खुद को ठीक करने की क्षमता है, इसलिए उन्हें उससे पूछताछ करते समय ध्यान देना होगा। आदमी ने कहा कि उनका पूछताछकर्ता उससे पूछताछ करके खुश होगा। उसने कहा कि आखिरकार उनकी जेल में कुछ दिलचस्प पाएगा। रक्षक दल के सदस्यों ने अपराधियों के शवों को उठाया। आदमी ने नबीरोज से कहा कि पूछताछ खत्म होने के बाद वे उससे संपर्क करेंगे। उसने नबीरोज से साम्राज्य की शांति के लिए कड़ी मेहनत करते रहने को कहा।
जैसे ही उसने ये कहा, रक्षक दल चले गए। नबीरोज ने रोनन से कहा कि रॉडलिन को अपराधियों से कोई भी जानकारी निकालने में 1 हफ्ता लगेगा। उसने उससे कहा कि जब वे उसे बुलाएंगे तो वो उसे बता देगी। उसने उसे तैयार रहने का आग्रह किया ताकि जब वे उसे बुलाए तो वो तुरंत जा सके। रोनन ने निर्देशों को स्वीकार किया और उसकी मदद करने के लिए उसका धन्यवाद किया। सीन बदलता है और हम ग्रैंड कपाडोकी को फिर से बनते हुए देखते हैं। साम्राज्य के समर्थन की वजह से लुहार खाने का तेजी से फिर से निर्माण हुआ। रोनन अकेडमी में वापस आया और अपना समय अनुपूरक कक्षाओं में बिताया। कुछ दिनों बाद रॉडलिन जेल में हम एक आदमी को एक कैदी के दांतों को जबरदस्ती खींचने के लिए एक चिमटे का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। जब कैदी दर्द से चिल्ला रहा था तो पूछताछकर्ता ने कहा कि वो जो कर रहा था उसमें इतना लीन हो गया था कि वो कुछ जरूरी भूल गया। पूछताछकर्ता के चेहरे पर एक भयानक भाव था। उसने कहा कि आखिरकार कुछ मेहमानों का आने का समय हो गया है। सीन बदलता है और हम बिना मुखौटे के पूछताछकर्ता को देखते हैं। बूढ़ा आदमी जो पूछताछकर्ता होता है नबीरोज और रोनन से मिलने के लिए सेल से बाहर आया। उसने खुद का परिचय अपराधियों के पूछताछकर्ता के रूप में दिया और उस व्यक्ति के रूप में जो उन्हें साथ ले जाएगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने उनसे कहा कि उसका नाम करका है। उसने उनसे पूछा कि क्या वे तुरंत अपराधी से मिलना चाहेंगे। नबीरोज ने हाँ में जवाब दिया। उसने उनसे कहा कि वे उनके सेल के रास्ते में पूछताछ की प्रगति के बारे में सुनना चाहेंगी। करका ने इस अनुरोध को स्वीकार किया। वो रास्ता दिखाने के लिए मुड़ा। रोनन करका को देखकर हैरान रह गया। उसने नबीरोज से कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अच्छा दिखने वाला बूढ़ा आदमी रॉडेलिन का पूछताछ करता होगा। उसने कहा कि उसे सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आदमी एक पूछताछ करता है। जब नबीरोज ये सुनी तो मुस्कुराई। उसने रोनन से कहा कि जब वे पहली बार करका से मिलते हैं तो हर कोई यही कहता है। उसने रोनन से कहा कि उसे किसी को उसकी शक्ल से नहीं आंकना चाहिए। उसने रोनन से कहा कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि करका को सबसे बुरा बुरा सपना क्यों कहा जाता है। सीन बदलता है और हम करका को रोनन और नबीरोज को एक गलियारे में साथ ले जाते हुए देखते हैं। करका ने नबीरोज से कहा कि वो उसे जरूरी बातें बताएगा क्योंकि सेल ज्यादा दूर नहीं है। उसने उनसे कहा कि अपराधी नेब्यूला क्लेयर नाम के एक संगठन से संबंधित हैं। नबीरोज ने करका से कहा कि उसने कभी इस संगठन के बारे में नहीं सुना। उसने उससे पूछा कि क्या संगठन कलबर के जैसा है। करका ने उससे कहा कि नेब्यूला क्लेयर ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उनकी पहचान अज्ञात है। करका ने उन्हें बताया कि नेब्यूला क्लेयर नांदा ग्रैंडरी में फैली हुई बड़ी आग और एटमन मैजिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के विस्फोट जैसी चीजों के लिए जिम्मेदार है। करका ने रोनन और नबीरोज को बताया कि नेब्यूला क्लेयर पिछले साल हुई अज्ञात कारणों से हुई बड़ी घटनाओं के पीछे था। रोनन ये सुनकर हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा खतरनाक संगठन उसकी पिछली जिंदगी में भी मौजूद था और उसे इसके बारे में पता नहीं था। उसने पूछताछकर्ता से पूछा कि क्या कैदियों ने किसी स्टारलाइट या स्टार के आने के बारे में कुछ भी बताया था। करका ये सुनकर हैरान था। उसने रोनन से कहा कि उसने पहली बार ऐसे शब्द सुने हैं। उसने रोनन से कहा कि उसने उन शब्दों को तब सुना था जब वो अपराधियों को पकड़ रहा था। उसने करका से कहा कि वे शब्द संगठन के मकसद से जुड़े हुए लगते थे। अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ रोनन ने करका से कहा कि वो पूछताछ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। जैसे ही रोनन ने यह कहा उसने देखा कि करका के चेहरे पर एक खतरनाक भाव था। रोनन इस भाव को देखकर डर गया। वो करका के आसपास के माहौल में आए बदलाव से हैरान था। करका ने अपना मुखौटा अपने सिर पर रखा और रोनन से कहा कि वो समझ गया कि उसका क्या मतलब है। उसने सेल का दरवाजा खोला और रोनन से कहा कि उसने उनसे पहली मुलाकात में एक खराब पक्ष दिखाया है। अपने चेहरे पर एक भयानक भाव के साथ उसने रोनन से कहा कि वो खुद से बहुत शर्मिंदा है। उसने रोनन से कहा कि उसका दिल उसके दोस्तों तक नहीं पहुंचा है। उसने रोनन से कहा कि उसे अपने दोस्तों को और ईमानदारी दिखानी होगी। सेल के अंदर क्या था ये देखकर रोनन चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अहंकारी और घमंडी अपराधी इतनी बुरी हालत में थे। करका ने उनसे कहा कि एडविन उसका एक दिलचस्प दोस्त है। उसने कहा कि एडविन एक अनोखे काले जादू से लगातार अपने शरीर को फिर से बना रहा है। उसने एक टॉर्चर डिवाइस उठाया और उनसे कहा कि एडविन तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे तब तक पोक करते रहें जब तक कि वो फिर से ना बन सके। उसने एडविन को चाकू मारा और उनसे कहा कि ये वो नतीजा है जो उसने एडविन के अंगों को काटने के लिए अपना पूरा दिल लगा के हासिल किया है। उसने अपना टॉर्चर डिवाइस रोनन और नबीरोज पर दिखाया और उनसे कहा कि वो और एडविन करीबी दोस्त बन गए हैं। अपनी आंखों में भयानक एडविन से उसने कहा कि उसे लगा था कि वो करीबी है। उसने एडविन से कहा कि वो चीजें छिपाने के लिए उससे निराश है। उसने एडविन के बाल पकड़े और उससे कहा कि उन्हें अपने दिल एक दूसरे के लिए खोल देने चाहिए। यह सुनकर एडविन डर गया। वो रोने लगा। उसने करका से कहा कि वो उसे हर एक बात बता चुका है। करका ने उससे पूछा कि रोनन उसे स्टार के आने के बारे में कुछ क्यों बता रहा है। यह सुनकर एडविन हिचकिचाने लगा। एडविन को कुछ भी बताने में हिचकिचाते हुए करका ने एडविन से कहा कि उसे उम्मीद है कि उसे जवाब मिल जाएगा। उसने एडविन को बताया कि सिला में कोई भी फिर से बनने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसे यातना देना आसान होगा। सिला जब करका को सुनी तो कांपने लगी। करका ने एडविन से कहा कि अगर सिला को और ज्यादा दर्द मिला तो वो मर जाएगी। सिला ने करका से उसे मारने की भीख मांगी। रोनन जो हो रहा था उसे देखकर हैरान था।
उसने अपनी सेना के दिनों में भी ऐसा कुछ भी क्रूर नहीं देखा था। जबकि एडविन गर्म टॉर्चर डिवाइस से कांप रहा था, जो उसके चेहरे को जलाने वाला था, रोनन ने सोचा कि क्या इस बात का सच में कोई मतलब है कि एडविन अपने संगठन के रहस्यों को रखने के लिए ऐसी यातनाएं लेगा। रोनन को यह समझ नहीं आया कि एडविन अपनी पहचान सामने आने के बाद भी कोई रहस्य क्यों छिपा रहा था। उसने कर्का से कहा कि हो सकता है कि एडविन बात करने से इनकार नहीं कर रहा हो, बल्कि वो बात करने में असमर्थ हो। ये सुनकर नबिरोज हैरान रह गई। रोनन ने उससे कहा कि ये कभी-कभी एक सैनिक के साथ किया जाता है, जो युद्ध के मैदान पर रहस्यों को नियंत्रित करता है। जादूगर सैनिकों पर एक सीलिंग कर्स मैजिक डालते हैं, ताकि वे दुश्मन को कोई भी चीज न बताएं। कर्का ने एडविन को जाने दिया जब उसने ये सुना। उसने रोनन से कहा कि वो बहुत सी चीजों के बारे में शर्मिंदा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसी जरूरी चीज चूक गया। उसने रोनन और नबिरोज से कहा कि उसे कुछ जरूरी चीज लानी है। कुछ मिनटों बाद कर्का एक रहस्यमयी प्राणी लाया। उसने रोनन और नबिरोज से कहा कि इस प्राणी को किस आई कहा जाता है। ये एक ऐसा प्राणी है जो अभिशाप खाता है। उसने उनसे कहा कि किस आई तब उपयोगी होता है जब किसी अपराधी से पूछताछ की जाती है, जो कई अभिशापों की वजह से चुप हो जाता है। वो एडविन के पास गया और किस आई को उसके सिर पर रखा। किस आई एडविन की त्वचा में घुस गया और चमकने लगा। जब वो चमक रहा था तो एडविन दर्द से चिल्ला रहा था। किस आई द्वारा एडविन पर लगे अभिशाप को खाने के बाद एडविन के शरीर से धुआं निकला। कर्का एडविन के पास गया और उससे स्टार के आने के बारे में पूछा। एडविन जानता था कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो कर्का उसे यातना देगा। वो इस विचार से डर गया था। उसने कर्का को जवाब देने का फैसला किया। उसने कर्का से कहा कि स्टार एक शाश्वत प्राणी है। ये एकमात्र आशीर्वाद है जो साम्राज्य के कमजोर लोगों को बचाएगा। एडविन ने कहा कि नेबुला क्लेयर एक मशाल है जो स्टार के आने का इंतजार कर रही है, जो आकाश के पार से शुरू होगी। सिला ये सुनकर चौंक गई कि एडविन ने क्या कहा। एडविन ने कहा कि उस दिन को परेशान करने वाली हर चीज को हटाना संगठन की आजीवन इच्छा है। सिला एडविन पर चिल्लाई। उसने उससे कहा कि अपना मुंह बंद करो। कर्का ने एडविन से कहा कि वो जो कह रहा है वो बहुत लंबा है। उसने एडविन से पूछा कि आकाश से क्या गिरने वाला है। अपनी आंखों में एक घातक चमक के साथ एडविन ने कर्का से कहा कि स्टार के बच्चे आ रहे हैं। रोनन ये सुनकर परेशान था। उसे एहसास हुआ कि एडविन का मतलब अह्यूत से था। रोनन अपने चेहरे पर एक डरावना भाव लिए एडविन के पास गया। उसने एडविन से पूछा कि क्या जिन स्टार के बच्चों के बारे में वो बात कर रहा है उन्हें अह्यूत कहा जाता है। एडविन ये सुनकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि रोनन को स्टार के बच्चों के बारे में कैसे पता चला। इससे पहले कि वो रोनन से कोई और सवाल पूछता, उसका चेहरा सूझने लगा। रोनन ये देखकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। कर्का ने अपना हाथ रोनन के कंधे पर रखा और रोनन को पीछे हटने के लिए कहा। रोनन के उसके पीछे आते ही उसने एक मंत्र को सक्रिय किया। एडविन के चेहरे से एक तेज रोशनी निकली और उसका शरीर फट गया। कर्का ने जो मंत्र सक्रिय किया था, उसने उन्हें और रोनन को धमाके से बचाया। एडविन का शरीर सच में फट गया था। ये देखकर कर्का हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एडविन के शरीर से श्राप सोखने के बाद कोई दिक्कत आएगी। वो ये देखकर हैरान था कि एडविन के शरीर से सिर्फ मांस के टुकड़े बचे थे। रोनन ने कर्का से पूछा कि क्या पूछताछ के दौरान ऐसी चीजें अक्सर होती हैं। कर्का ने उससे कहा कि ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं। उसने उससे कहा कि पूछताछ के दौरान चीजें मुश्किल से ही इस हद तक पहुंचती हैं। उसने रोनन से कहा कि एडविन के शरीर पर श्राप 2 हिस्सों में था। पहला हिस्सा ये था कि स्टार के बच्चों के बारे में अपने संगठन के सदस्य के अलावा किसी और को कभी कुछ ना बताएं। ये सुनकर सिला कांप गई। कर्का ने रोनन से कहा कि दूसरा हिस्सा ये है कि संगठन के सदस्य स्टार के बच्चों या स्टार के आने से संबंधित शब्दों का जिक्र करते ही फट जाएंगे। कर्का ने अपना हाथ रोनन के कंधे पर रखा और एक डरावने लहजे में उससे पूछा कि अह्यूत क्या है। रोनन सवाल सुनकर चौंक गया। कर्का को एहसास हुआ कि रोनन ने जिस शब्द का जिक्र किया वो नेबुला क्लेयर का रहस्य था। उसने रोनन से पूछा कि वो इतनी गोपनीय जानकारी कैसे जान पाया। उसने अपने जादू को सक्रिय किया और रोनन से कहा कि वो उसे इस मामले के बारे में सब कुछ पता होगा क्योंकि वो एक पूछताछ करता है। अपने चेहरे पर एक भयानक भाव के साथ उसने रोनन से कहा कि वो उसे बताए कि वो क्या जानता है। रोनन कर्का के चेहरे पर उस भाव को देखकर डर गया।
उसने करका से कहा कि उसे ये जानकारी इत्तेफाक से मिली थी। करका ने उससे खुद को समझाने को कहा। रोनन ने उससे कहा कि वो एडविन और सिला से मिलने वाला पहला इंसान था। उसने करका से कहा कि उसने उन्हें छिपकर बातें करते हुए सुना था। उसने कहा कि उसे नहीं लगता था कि ये कोई ज़रूरी शब्द है, लेकिन पूछताछ देखने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। उसने करका से कहा कि जब उसे एहसास हुआ कि ये ज़रूरी शब्द है तो वो उत्तेजित हो गया और एडविन से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। उसने करका के कंधे से उसका हाथ हटाया और उसकी जांच में दखल देने के लिए उससे माफ़ी मांगी। उसने करका से पूछा कि क्या उसकी सफाई उसके लिए काफ़ी अच्छी है। करका अभी भी रोनन के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आया कि रोनन को इत्तेफाक से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कैसे मिली। उसे यकीन था कि रोनन अभी भी सच छिपा रहा था। जबकि उसे रोनन पर विश्वास नहीं था, तब भी वो जानता था कि रोनन साम्राज्य के लिए कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। उसे नहीं पता था कि रोनन की आंखें मजबूत इच्छा शक्ति या जिम्मेदारी दिखा रही थीं। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि रोनन की आंखें इनमें से कोई भी चीज़ नहीं दिखा रही थीं, बल्कि ये नेबुला क्लेयर के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रही थीं। इतनी बड़ी मात्रा में गुस्सा देखकर करका हैरान था। जब करका रोनन की आंखों में खोया हुआ था, तब नबिरोज ने अपनी तलवार निकाली और उसे करका के गर्दन के पास रख दिया। अपने चेहरे पर गुस्से का भाव लिए उसने उससे अपनी बकवास बंद करने को कहा। उसने करका से पूछा कि क्या वो सच में उसकी मौजूदगी में उसके शिष्य से पूछताछ करने के बारे में सोच रहा था। करका ये सुनकर घबरा गया। उसने रोनन को जानने दिया और अभूतपूर्व स्वॉर्ड सेंट से कहा कि वो बस एक बार फिर से जांच करना चाहता था। उसने उससे कहा कि सावधान रहना अच्छी बात है। उसने जो असुविधा पैदा की उसके लिए रोनन से विनम्रतापूर्वक माफी मांगी। रोनन ने उससे कहा कि इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने करका से कहा कि वे गलतफहमी दूर करने में सफल रहे। रोनन खुश था कि नबीरोज ने बीच में दखल दिया। वो करका द्वारा पूछताछ किए जाने से डर गया था। करका ने कहा कि कर्सडाई जो एडविन के साथ मर गया, उसे खोने का उसे बहुत बुरा लग रहा है। उसने कहा कि कर्सडाई ऐसे प्राणी हैं जिन्हें मारना बहुत मुश्किल है, ज्यादातर काल्पनिक प्राणियों की तरह नहीं। ये सुनकर रोनन हैरान हो गया। उसने करका से पूछा कि कर्सडाई कैसे प्राणी हैं। करका ने उससे कहा कि वे बहुत शक्तिशाली प्राणी हैं। उसने रोनन से पूछा कि क्या वो कर्सडाई को छूना चाहता है। उसने कर्सडाई को देखा और कुछ अजीब चीज देखी। कर्सडाई चमक रहा था। करका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। उसे नहीं पता था कि कर्सडाई ने श्राप को कब सोख लिया। उसे यकीन था कि कर्सडाई सिला के पास कहीं भी नहीं गई थी। उसे एहसास हुआ कि कर्सडाई ने रोनन से एक श्राप सोख लिया है। उसे याद है कि जब वो अपनी मानाशील का इस्तेमाल करना चाहता था, तब उसने रोनन को छुआ था। वो हैरान था कि कर्सडाई इतनी कम समय में रोनन से एक श्राप सोख लेने में सफल रही। उसने रोनन का हाथ पकड़ा और अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगी। उसने कर्सडाई को रोनन के हाथ पर रख दिया। ये देखकर रोनन चौंक गया। उसने करका से पूछा कि वो क्या कर रहा है। कर्सडाई ने रोनन के शरीर से श्राप सोखना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से रोनन में श्राप इतना ज्यादा था कि प्राणी उसे संभाल नहीं पाया। कर्सडाई फट गया। रोनन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। उसने करका से पूछा कि कर्सडाई अपने आप क्यों फट गया। करका हैरान था कि कर्सडाई श्राप को संभाल नहीं पाया। उसने रोनन से कहा कि वो जो उसे बताने वाला है वो सुनकर वो चौंकना नहीं चाहिए। उसने रोनन से कहा कि उस पर एक श्राप है। ये सुनकर रोनन हैरान हो गया। उसने करका से पूछा कि वो कैसे। करका ने रोनन से पूछा कि क्या उसने कभी अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में कोई रुकावट महसूस की है। उसने रोनन से पूछा कि क्या वो दौड़ना या स्टील से बनी किसी चीज को पकड़ना जैसे काम नहीं कर सकता है। क्या उसे कुछ ऐसा है जो दूसरे कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकता है। रोनन को एहसास हुआ कि उसने अपने शरीर में कभी माना सर्कुलेशन महसूस नहीं किया। उसे और नबीरोज को एहसास हुआ कि ये उसके श्राप की वजह से हो सकता है। जब करका ने रोनन की आंखों में देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो सही था। उसने रोनन से कहा कि अगर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता तो वो उससे कुछ नहीं पूछेगा। उसने रोनन से कहा कि उसकी समस्या का समाधान भी उसके पास नहीं है। उसके चेहरे पर एक भयानक भाव था। उसने रोनन से कहा कि वो नहीं जानता कि उस पर श्राप किसने डाला है, लेकिन श्राप में बहुत ज्यादा दुर्भावना है। पूछताछ खत्म होने के बाद करका नबरोज और रोनन को उनकी गाड़ी तक ले गया। उसने उनसे कहा कि वो सिला की पूछताछ के बारे में तब बताएगा जब वो उसका श्राप हटा देगा। उसने उनसे कहा कि पूछताछ में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि श्राप बहुत मजबूत है। नबीरोज ने करका से कहा कि वो समझती है। उसने उससे कहा कि जो भी मिले वो उसे बताए। करका ने देखा कि रोनन शांत था। उसे एहसास हुआ कि रोनन अपने विचारों में खोया हुआ है। उसने रोनन से पूछा कि क्या उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ये सुनकर रोनन हैरान हो गया। उसने करका से कहा कि उसे ये जानकर थोड़ा झटका लगा है कि उस पर एक श्राप है। करका ने रोनन से कहा कि उसे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने रोनन को याद दिलाया कि वो फिलिन एकेडमी का छात्र है। ये सुनकर रोनन चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसी जानकारी उसकी कैसे मदद करेगी। उसने करका से पूछा कि उसका क्या मतलब है। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ करका ने रोनन से कहा कि एक ऐसा इंसान है जो लंबे समय से एकेडमी में है। ये इंसान पूरे महाद्वीप के एकमात्र जादूगर हैं जो श्रापों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये इंसान प्रोफेसर सीक्रेट है।
सीन बदलता है और हम रोनन और नबीरोज को वे उड़ने वाली गाड़ी में देखते हैं। रोनन गाड़ी में अपनी आंखों को खुजा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों और शरीर को अजीब क्यों लग रहा था। नबीरोज ने उससे पूछा कि क्या उसे अजीब लग रहा है। उसने उससे पूछा कि क्या उसकी आंखों में बहुत खुजली हो रही है। रोनन ने उससे कहा कि जब से कर्स्ड आई ने उससे कुछ श्राप सूखा है, तब से उसकी आंखों में खुजली हो रही थी। उसने उससे पूछा कि क्या उसकी आंखों में कुछ गलत है। नबीरोज ने उससे कहा कि वह इसके बारे में चिंता ना करे। उसने उससे कहा कि वह जो महसूस कर रहा है वह एक संकेत है कि उसका श्राप कमजोर हो रहा है। उसने रोनन से पूछा कि क्या वह सच में उस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानता जिसने उस पर श्राप डाला था। रोनन ने उससे कहा कि वह किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता जो उस पर श्राप डाल सकता हो। उसने उससे कहा कि वह किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता जो उसके खिलाफ बुरी भावनाएं रखता हो। उसने उससे कहा कि उसने एक दयालु जीवन जिया है। बेशक इस वाक्य का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रोनन ने जब से अतीत में लौटा है तब से उसने बहुत से लोगों को पीटा और मारा है। उसने गर्व से नबीरोज से कहा कि वह कोई ऐसा है जो इतना दयालु है कि किसी को भी उससे शिकायत करने का कारण नहीं देगा। उसने नबीरोज को करका को उससे पूछताछ करने की इजाजत ना देने के लिए धन्यवाद दिया। उसने उससे कहा कि करका की आंखें डरावनी और क्रूर थीं। उसने उससे कहा कि अगर वह सामने नहीं आती तो वह एक ऐसे अपराध को भी स्वीकार कर लेता जो उसने किया ही नहीं था। नबीरोज ने रोनन से उसे धन्यवाद ना देने के लिए कहा। उसने उससे कहा कि वह बस एक प्रशिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही थी। रोनन ये सुनकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि नबीरोज सिर्फ कुशल ही नहीं थी, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी अच्छा था। उसे यकीन हो गया कि वह एक अच्छी इंसान है। जब रोनन को यकीन था कि नबीरोज एक कमाल की इंसान थी, तो उसे एहसास हुआ कि उसके बारे में कुछ सही नहीं था। उसे ये अजीब लगा कि नबीरोज जैसी ताकतवर प्रशिक्षक ने अपनी पिछली जिंदगी में युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। उसे एहसास हुआ कि नेबुला क्लेयर ने नबीरोज और अकेडमी के ताकतवर प्रशिक्षकों के साथ कुछ किया होगा। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रोनन अकेडमी में वापस आ गया है। वह जादू विभाग के लिए बने अभ्यास स्थान पर गया। यह स्थान शेरी फॉरेस्ट नाम की जगह पर है। जंगल के प्रवेश द्वार पर एक जगह है जिसे पार्क ऑफ पिलर्स कहा जाता है। आदेशन रोनन का जंगल में स्वागत करने आई। उसने उससे कहा कि उससे मिले बहुत समय हो गया है। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उसने उससे कहा कि वह नबीरूज के आदेश की वजह से उससे मिल पाई। उसने रोनन से पूछा कि क्या वह ठीक है। रोनन आदेशन को देखकर चौंक गया। वह उसके और उसके अनुरोध के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। आदेशन को समझ नहीं आया कि रोनन के चेहरे पर इतना अजीब भावक क्यों था। रोनन नेबुला क्लियर से जुड़ी समस्याओं की वजह से आदेशन के बारे में भूल गया था। वह अभी भी अपने विचारों को इकट्ठा कर रहा था, इसलिए आदेशन उसके दिमाग में नहीं आई। उसने अपनी मुलाकात को अजीब न बनाने के लिए अजीब तरह से मुस्कुराने का फैसला किया। उसने उसे नमस्ते किया और उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। आदेशन ने उससे कहा कि जिस दिन उसने हंगामा किया था, उस दिन से जो छात्र कार्डन से डरते थे वे उसके पास आते समय सहज हो गए हैं। उसने रोनन से कहा कि वह कार्डन के बारे में थोड़ी चिंतित है, क्योंकि वह जब भी उसे देखता है तो डर जाता है। यह सुनकर रोनन चिंतित हो गया। आदेशन ने रोनन से कहा कि प्रशिक्षक नबीरोज ने उससे कहा कि वह एक श्राप को तोड़ना चाहता है। रोनन ने उससे कहा कि वह प्रोफेसर सीक्रेट से मिलने आया है। उसने आदेशन से कहा कि वह थोड़ा चिंतित है कि उसे इतनी अंधेरी और भयानक जगह से गुजरना होगा सिर्फ इसलिए कि वह उससे मिलना चाहता है। आदेशन ने उससे कहा कि प्रोफेसर सीक्रेट का ऑफिस बहुत अनोखा है और कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता जब तक कि वे जादू के छात्र ना हों। उसने रोनन को बताया कि वे एक जूनियर जादू की छात्रा से मिलने जा रहे हैं जो उसकी दोस्त है। जैसे ही उसने ये कहा, हमने एक रहस्यमयी इंसान को आदेशन के सामने आते हुए देखा। उस इंसान ने तुरंत आदेशन को गले लगाया। वह इंसान एलिजाबेथ निकली। एलिजाबेथ ने आदेशन को बड़ी बहन कहा और उससे कहा कि उसे उसकी बहुत याद आई। आदेशन ने एलिजाबेथ को आरी कहा। ये देखकर रोनन चौंक गया। उसे एलिजाबेथ एक घमंडी लड़की के रूप में याद थी जो जानवरों और भेड़ों के बारे में बात कर रही थी। आदिशन ने एलिजाबेथ को परेशान करने के लिए माफी मांगी। उसने एलिजाबेथ से कहा कि कुछ जरूरी काम आ गया है। उसके चेहरे पर प्यार और जुनून का भाव था। एलिजाबेथ ने आदेशन से चिंता न करने को कहा। उसने आदेशन से कहा कि वह जब चाहे उसे बुला सकती है। एलिजाबेथ ने आदेशन से पूछा कि वह प्रोफेसर सीक्रेट से क्यों मिलना चाहती है। जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, उसने देखा कि रोनन आदेशन के बगल में खड़ा था। रोनन को उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। वह रोनन को देखकर बेहद चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आया क्या कहे, वह सिर्फ उसे अजीब तरह से देख पाई।
अपना आत्मविश्वास वापस पाने के बाद रोनन ने उसे नमस्ते किया और उसे उसके उपनाम से भी बुलाया। यह सुनकर एलिजाबेथ हैरान रह गई। वह गुस्से में चिल्लाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोनन सच में उसके सामने खड़ा था। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ रोनन को जंगल से रास्ता दिखाते हुए जा रही है। जब वे आखिरकार प्रोफेसर के ऑफिस पहुंचे तो रोनन चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर जंगल में एक कॉटेज में रह रही होंगी। रोनन को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक प्रोफेसर का ऑफिस जंगल में होगा। उसने एलिजाबेथ को आरी कहा और उससे पूछा कि क्या वह उसे जंगल में दफनाने की योजना बना रही है, क्योंकि उसने उसे शर्मिंदा अंदाज में व्यवहार करते हुए देखा। एलिजाबेथ जब अपना उपनाम सुनी तो उस पर चिल्लाई। उसने उससे कहा कि उसे ऐसे नाम से बुलाने की इजाजत नहीं है। उसने उसे चुप रहने और उसके पीछे आने को कहा। रोनन आदेशन और एलिजाबेथ के बीच के रिश्ते को देखकर हैरान था। बेशक उनका रिश्ता असामान्य नहीं था, क्योंकि आदेशन भी अपनी पिछली जिंदगी में अकेलिया परिवार की सदस्य थी। एलिजाबेथ ने कॉटेज का दरवाजा खोला। जब रोनन अंदर गया तो उसने एक बूढ़ी महिला को देखा। उसने एलिजाबेथ से पूछा कि क्या वह बूढ़ी महिला प्रोफेसर सीक्रेट है। एलिजाबेथ ने रोनन से निष्कर्ष पर ना पहुंचने को कहा। उसने उससे कहा कि अभी एक और स्टेज बाकी है। रोनन को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। एलिजाबेथ और रोनन बूढ़ी महिला के पास गए। एलिजाबेथ ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसमें से एक बैंगनी रोशनी निकली। उसने रोनन से कहा कि जो होने वाला है उसमें दखल ना दे। यह सुनकर रोनन चिंतित हुआ, मगर उसने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एलिजाबेथ ने एक जादुई मंत्र का जिक्र किया और कुछ खोलने को कहा। जब एलिजाबेथ ने मंत्र डाला तो कुछ नहीं हुआ। रोनन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। उसने एलिजाबेथ से पूछा कि कुछ क्यों नहीं हुआ। जैसे ही उसने ये कहा, बूढ़ी महिला का मुंह बड़ा होने लगा। महिला का सिर एक टाइटैनिक की तरह लग रहा था और वह छात्रों को निगलने वाली थी। यह देखकर रोनन डर गया। उसने एलिजाबेथ से पूछा कि वह क्या देख रहा है। एलिजाबेथ ने उसे शांत रहने और उसका अनुसरण करने को कहा। जैसे ही बूढ़ी महिला ने उन्हें निगल लिया, वे एक स्टडी में दिखाई दिए। एलिजाबेथ ने रोनन का प्रोफेसर सीक्रेट के ऑफिस में स्वागत किया। ऑफिस को सेसियो कहा जाता है। असली ऑफिस कितना बड़ा था, यह देखकर रोनन चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि प्रोफेसर के ऑफिस का इतना अजीब प्रवेश द्वार क्यों होगा। जब वह चारों ओर देख रहा था तो उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी। रोनन के पीछे हवा में तैर रही महिला ने उससे पूछा कि क्या वह वो शिष्य है जिसने नबीरोज ने भेजने का वादा किया था। रोनन आवाज सुनकर हैरान हुआ। वह तुरंत मुड़ना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर सीक्रेट अचानक उसके सामने आ गई। उसने उसकी आंखों पर एक नजर डाली और महसूस किया कि नबीरोज सच कह रही थी। रोनन उसे देखकर बेहद चौंक गया। उसने उससे कहा कि उसका श्राप बहुत खतरनाक है। यह महिला पूरे महाद्वीप में सबसे अच्छी श्राप जादू की उपयोग करता है। उसके बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि वह 83 साल की है। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रोफेसर सीक्रेट ने रोनन से कहा कि वह बहुत दिलचस्प है। दोस्तों, हम अपने वीडियो के अंत में आ गए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो का 8वां भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।